हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको आईआईटी जेम 2015 के फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। फ्रेंड्स, इस बार आईआईटी जेम 2015 में कई क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और वो क्वेश्चन अगर आपको फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल की प्लेलिस्ट में ना मिले तो आप एक बार इंटीग्रल कैलकुलस की प्लेलिस्ट चेक करना, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के क्वेश्चन। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है सपोज दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल्स z एंड w आर द फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। यानी कि आपको दो डिपेंडेंट वेरिएबल z और w दिए गए हैं। z और w x और y के फंक्शंस हैं और x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। आपको उसी के साथ साथ दिया गया है f ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, g ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 और उसी के साथ साथ आपको एक और कंडीशन दी गई है एफ जेड जी डब्ल्यू माइनस का एफ डब्ल्यू जी जेड इक्वल्स टू 1। तब आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ये हमारा चेन रूल का काफी बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ और इसको 3 नाम दे देता हूँ। फ्रेंड्स, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें मैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू को एम के इक्वल बोल देता हूँ और इक्वेशन नंबर 2 में जी ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू को एन के इक्वल बोल देता हूँ। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक चीज नोट करो कि जब मैं डेल एम ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरी किसके इक्वल आएगी। देखो, डेल एम ओवर डेल एक्स, अब यहाँ पर जो आर एच एस है वो मेरा क्या है, 0। तो 0 का अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 ही आएगा। अब फ्रेंड्स, हम एक बनाते हैं ट्री डायग्राम। तो m आपका किसके इक्वल है, f ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू के। अब f जो आपका फंक्शन है वो x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, z का फंक्शन है और w का फंक्शन है। ठीक है, f आपका 4 वेरिएबल वाला फंक्शन है और जेड और डब्ल्यू आपके एक्स और वाई के फंक्शंस दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको डेल एम ओवर डेल एक्स लिख के बताता हूँ, इससे आपको चेन रूल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने ट्री में से वो वाली ब्रांच डिलीट कर दो जहां पर y लिखा हुआ है, क्योंकि y और x आपस में इंडिपेंडेंट है तो y का x से कुछ भी मतलब नहीं है। तो इसको मैंने डिलीट किया, इसको मैंने डिलीट किया और इसको मैंने डिलीट किया। अब हम वन बाय वन चेन के सारे पार्ट्स पर मूव करेंगे। तो पहला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल एफ ओवर डेल एक्स। ठीक है, क्योंकि एफ हमारा 4 वेरिएबल का फंक्शन है तो हम जब इस वाले पार्ट पर आएंगे तो लिखेंगे डेल एफ ओवर डेल एक्स, सिंपल। अब जब हम चेन के दूसरे वाले पार्ट पर आएंगे तो बीच में प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को तो हमने डिलीट कर दिया था क्योंकि यहाँ y था। अब देखो, अब हम चेन के इस वाले पार्ट पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि इस वाले पार्ट में आपके चेन के भी दो सब पार्ट हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। तो आप देखो कि जब आप इस वाले पार्ट पर आओगे तो डेल एफ ओवर डेल जेड लिखोगे, सिंपल। जब आप सेम पार्ट, मतलब ये वाला आपका एक सब पार्ट है, ये दूसरा सब पार्ट है, तो जब आप दूसरे सब पार्ट के ऊपर आओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखोगे। अब देखो, यहाँ जेड है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ लिखोगे डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब देखो, हमने इस वाले पार्ट को तो कंसीडर ही नहीं किया, ये वाला, क्योंकि जो ये y है, y और x का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया था। इसी तरीके से आप चेन का लास्ट वाला पार्ट देखो, f w और ये वाला पार्ट x वाला। ठीक है, ये लास्ट वाला डिलीट कर रखा है मैंने जहां पर w और y रिलेटेड है, सिंपल। तो मैंने यहाँ प्लस लगाया क्योंकि अब मैंने चेन का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर रहा हूँ। तो अब देखो, अब जो अगला वाला पार्ट है इसको मैं थोड़ा ग्रीन में ड्रॉ करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो आप जब यहाँ से यहाँ पर आओगे तो आप लिखोगे डेल एफ ओवर डेल डब्ल्यू और सेम में जब दूसरा सब पार्ट है वहां पर डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स और चेन के आप एक ही पार्ट में हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, सिंपल। तो ये आपका बेसिक चेन रूल की अंडरस्टैंडिंग है। ये हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, क्योंकि ऊपर हमने देखा था डेल एम ओवर डेल एक्स 0 के इक्वल है। अब यहाँ से आप देखो फ्रेंड्स कि जो आपका ये डेल एफ ओवर डेल एक्स है इसको मैं एफ एक्स लिख रहा हूँ, प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड को एफ जेड, डेल जेड ओवर डेल एक्स को जेड एक्स, प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ एफ डब्ल्यू और इसको मैं लिख रहा हूँ डब्ल्यू एक्स। ये हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल। अब यहाँ से आप देखो
कि आपका जो एफ जेड मल्टीप्लाई बाय जेड एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का एफ डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स माइनस का एफ एक्स। सिंपल। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो एफ जेड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का एफ डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स माइनस का एफ एक्स अपॉन जेड एक्स। सिंपल। तो ये वाली जो इक्वेशन है मेरी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूँ। अब फ्रेंड्स आप थोड़ा ऊपर जाओ और आप देखो कि आपने जो फंक्शन g ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू है उसको क्या माना था, n के इक्वल। तो मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ डेल n ओवर डेल x 0 के इक्वल होगा। तो अब की बार जब आप डेल n ओवर डेल x वैल्यू निकालोगे तो सेम आप इसी तरीके से डायग्राम बनाओगे। बस आप डिफरेंट क्या करोगे फ्रेंड्स कि जहां जहां पर आपका f था ना, बस वहां वहां पर आपका g हो जाएगा। जैसे n इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। ये आपका x y z और w का फंक्शन, z भी आपका x और y का फंक्शन और w भी आपका x और y का फंक्शन। अब हमें निकालना है डेल n ओवर डेल x। तो सेम इसी तरीके से निकलेगा जैसा हमने अभी निकाला है, बस जहां जहां पर आपका f है ना वहां वहां पर आपका g आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा, अगर मैं जहां जहां पर f है वहां वहां पर g लिख दूं तो मैं बोल सकता हूं जी जेड इक्वल्स टू माइनस का जी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स माइनस का जी एक्स अपॉन जेड एक्स। तो फ्रेंड्स आपको वापस से जी डब्ल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आप करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपने एक बार एफ के लिए चेन रूल लगाया, सेम एज इट इज वही लगाना है, बस एफ की जगह जी लिखना है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 है। हमारा जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन में हमें एक ये और कंडीशन गिवन थी। अब हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है हम इसके अंदर एफ जेड की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 4 से डालेंगे और जी जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से डालेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो इक्वेशन है ये अब किस तरीके से दिखने लगेगा, माइनस का एफ डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स माइनस का एफ एक्स अपॉन जेड एक्स। ये मेरा किसका वैल्यू है, एफ जेड का है। इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा जी डब्ल्यू माइनस एफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय, अब मैं जी जेड की वैल्यू लिखूंगा माइनस जी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स माइनस का जी एक्स अपॉन डब्ल्यू एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1, क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे 1 दिया हुआ था। तो अब आप यहां से देख सकते हो फ्रेंड्स कि मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का एफ डब्ल्यू जी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, ठीक है। इस वाली टर्म को बस मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का एफ एक्स जी डब्ल्यू अपॉन जेड एक्स। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ डब्ल्यू जी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स प्लस एफ डब्ल्यू जी एक्स अपॉन जेड एक्स इक्वल्स टू 1। सिंपल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि आप जेड एक्स क्या ले सकते हो, एलसीएम। जैसे ही आपने जेड एक्स एलसीएम लिया, माइनस का एफ डब्ल्यू जी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स माइनस का एफ एक्स जी डब्ल्यू प्लस का एफ डब्ल्यू जी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स प्लस का एफ डब्ल्यू जी एक्स इक्वल्स टू 1। तो अब आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि आपका ये वाला जो टर्म है ये इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एफ डब्ल्यू जी एक्स माइनस का एफ एक्स जी डब्ल्यू अपॉन जेड एक्स, इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्या करो, जो जेड एक्स है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एल एच एस और आर एच एस दोनों में आप जेड एक्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आप बोल सकते हो कि एफ डब्ल्यू जी एक्स माइनस एफ एक्स जी डब्ल्यू जो है ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, जेड एक्स के इक्वल। सिंपल। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए है वो ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको f एक फंक्शन दिया गया है जिसका डोमेन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि आपको x ग्रेटर देन 0 दिया गया है और y भी ग्रेटर देन 0 दिया गया है। और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब है फ्रेंड्स कि आपकी जो एक्सिस है ये हटा दी गई है, पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में से। तो ये आपका डोमेन है। अब फ्रेंड्स जो हमारा फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है, x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर -4/3 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तब आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स
कि आपका जो gxy का वैल्यू है वो x के साथ चेंज होता है या y के साथ चेंज होता है या फिर दोनों के साथ ही चेंज नहीं होता। आपका जो gxy है वो डिफाइन किया गया है x fx प्लस का y fy अपॉन fxy, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाली चीज देखते ही हमारे दिमाग में ऑयलर्स थ्योरम स्ट्राइक करनी चाहिए। ऑयलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शंस का क्या स्टेटमेंट होता है, जैसे सपोज करो f आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। अगर आपके पास ये डिग्री n का होमोजीनियस फंक्शन है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई जो है मेरा वो एन एफ के इक्वल होता है, ठीक है। और डिग्री एन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपका जो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई का वैल्यू है वो लेमडा की पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए। अगर मेरा फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो ऑयलर्स थ्योरम बोलती है कि एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई आपका एन एफ के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, हम वहां पर देखते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई ये होमोजीनियस फंक्शन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो आप इस फंक्शन को देखो, यहाँ से आप एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई की वैल्यू एवेल्युएट करो। तो जैसे ही आप एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई एवेल्युएट करोगे, एक्स की जगह आप लेमडा एक्स रखो तो लेमडा एक्स की पावर 1/3, y की जगह लैम्डा y रखो तो लैम्डा y की पावर -4/3, tan इनवर्स लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, सिंपल। इसी तरीके से जो आगे वाला पार्ट है प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो f लैम्डा x लैम्डा y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर -4/3, सिंपल। x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर -4/3, tan इनवर्स। अब देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर दिया तो y अपॉन x बच गया। इसी तरीके से आप देख सकते हो फ्रेंड्स प्लस का 1 अपॉन, अब यहाँ से अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास लैम्डा, ठीक है। अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ से देखो कि अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर को जब आप बाहर लोगे तो ये बचेगा आपका अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करो कि हमने लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखे हैं, तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई हमारे डोमेन में होंगे, शुड बिलोंग्स टू डोमेन, शुड बिलोंग टू डोमेन, ठीक है। और आपका जो डोमेन है फ्रेंड्स वो दिया गया था कि आपका जो फर्स्ट वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और सेकंड वेरिएबल भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका लैम्डा एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, लैम्डा वाई भी ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमने लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स में लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर दिया था, ठीक है। अब लैम्डा एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मतलब आपका लैम्डा तो नॉन जीरो होगा, और यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ लैम्डा नॉन जीरो होगा। आपका x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपका लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। तो लैम्डा जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा, अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर को मैंने आपको क्या बताया था कैसे लिखते हैं हम, मॉड लैम्डा, और जो मॉड लैम्डा होता है उसका मतलब होता है लैम्डा, ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई है उसका वैल्यू हो जाएगा एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा की पावर -1 आपको मिल जाएगा, एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर -4/3 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लैम्डा की पावर -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आप बोल सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई है वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा इनवर्स आप कॉमन ले लो, एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर -4/3 tan इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ से आप बोल सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई है उसका वैल्यू होगा लैम्डा की पावर -1 एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई का एक्सप्रेशन था,
तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ फ्रेंड्स कि आप देख सकते हो कि लैम्डा की पावर -1 है, तो f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -1, ठीक है, फंक्शन ऑफ डिग्री -1। तो यहाँ से मैं एक चीज बोल सकता हूँ बाय यूजिंग ऑयलर्स थ्योरम। तो ऑयलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आप यहाँ से बोल सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई है, इसका वैल्यू एन टाइम्स एफ के इक्वल होगा। एन टाइम्स एफ मतलब -1 टाइम्स एफ। और हमसे क्वेश्चन में जी एक्स वाई के बारे में पूछा गया था, तो जी एक्स वाई आपका क्या दिया गया था, एक्स एफ एक्स प्लस का वाई एफ वाई अपॉन एफ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो जी एक्स वाई का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो हमारा -f निकला और अपॉन f, तो यहाँ से जी एक्स वाई बराबर -1। तो जी एक्स वाई जो है वो आपका क्या आ गया फ्रेंड्स, एक कांस्टेंट जो कि -1 के इक्वल है। तो आप बोल सकते हो कि जी एक्स वाई का वैल्यू x और y की वैल्यू चेंज करने से चेंज नहीं होगी। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस में हमसे पूछा गया था, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, कि जो जी एक्स वाई है वो x और ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि जी एक्स वाई का वैल्यू x के साथ तो चेंज होता है बट y के साथ नहीं होता। तो ये गलत है क्योंकि x और y दोनों के साथ ही चेंज नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी में यही बोल रहा है, नाइदर चेंजेस विद x नोर चेंजेस विद y। तो आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको एक 2 वेरिएबल फंक्शन f दिया गया है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, और आपको पूछा गया है कि ओरिजिन के ऊपर क्या आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे, क्या ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो वो सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन हमारा ओरिजिन के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको एफ ऑफ एक्स वाई लिखता हूँ। तो आपका एफ ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आपका एक्स वाई जो है वो नॉन जीरो है और एफ एक्स वाई की वैल्यू जीरो के इक्वल दी गई है अगर आपका एक्स वाई जो है वो जीरो जीरो है। अब आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स कि अगर आपको ओरिजिन पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या आप x को r cos थीटा और y को r sin थीटा रख सकते हो। फ्रेंड्स आप उस केस में रख सकते हो जब आपका ये जो फंक्शन है ये थीटा की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए। जब आप x को r cos थीटा और y को r sin थीटा रख दो, कहीं भी अनडिफाइंड जैसा कुछ नहीं बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब आप f ऑफ r cos थीटा और r sin थीटा की वैल्यू एवेल्युएट करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि r cos थीटा मल्टीप्लाई बाय r sin थीटा, ठीक है। x की जगह r cos थीटा रखो यहाँ और y की जगह r sin थीटा, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, सिंपल। और आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन हम तब लगा रहे हैं फ्रेंड्स जब हमारा एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो मतलब जब आपका आर नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आपका एफ ऑफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा का वैल्यू ये हो गया जब आपका आर नॉट इक्वल टू जीरो है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ मेरा जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो कैसा दिखता है फ्रेंड्स, आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इस वाली टर्म को लिख दिया मैंने, आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब आपका आर का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है और एफ एक्स वाई का वैल्यू जीरो है अगर आपका आर का वैल्यू जीरो है। तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो फ्रेंड्स कि फॉर एनी थीटा अगर आप आर को जीरो पर टेंड करवाओगे तो आप यहां से देख सकते हो कि आपका जो लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई जब आपका आर जीरो पर टेंड करेगा तो वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स को हमने आर कॉस थीटा रखा हुआ है और वाई को आर साइन थीटा रखा हुआ है। तो आर को जब जीरो पर टेंड करवाएंगे तो आपका जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स वाई का वो किसके इक्वल आएगा, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स वाई। अगर फ्रेंड्स आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी ये होगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि आप ओरिजिन पर किसी भी रूट से आ सकते हो थीटा की किसी भी वैल्यू से। तो जैसे ही आप आर को जीरो पर टेंड करवाओगे आप ओरिजिन पर पहुंच जाओगे। तो अगर फ्रेंड्स हमें इसकी वैल्यू मिल गई तो ये जो हमारी वैल्यू है वो
इसके इक्वल हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर ये वाली वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ गई तो हमारा f क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। तो अभी हम इस वाले पार्ट को निकालते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि जब आप लिमिट r इज टेंडिंग टू 0, लिमिट r इज टेंडिंग टू 0, r स्क्वायर कोसाइन थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि आप थीटा कुछ भी रख लो, ये जो आपका लिखा हुआ है ये पूरा डिफाइंड होगा, मतलब कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ होता जो 0/0 फॉर्म का बनता या फिर इन्फिनिटी बनता तो हमें प्रॉब्लम होती, बट यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिट r इज टेंडिंग टू 0 दिस थिंग, ये हमारा 0 हो रहा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ फ्रेंड्स कि हमारा जो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई जो है मेरा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा ये जो फंक्शन है एफ वो ओरिजिन पर कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एफ इज कंटिन्यूअस एट 0 0। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है उसके अंदर उसने बोला था कि आपका फंक्शन ओरिजिन के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि एफ कंटिन्यूअस है और एफ एक्स और एफ वाई भी एग्जिस्ट करते हैं। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई निकालना ये तो काफी इजी टास्क होता है। फ्रेंड्स अगर आप डायरेक्ट लिमिट वाली डेफिनेशन लगाओगे तो वहां से आप बहुत इजीली देख पाओगे। तो मैं एक बार अपना फंक्शन वापस लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब आपका एक्स वाई नॉन जीरो है और फंक्शन का वैल्यू 0 के इक्वल है अगर आपका एक्स वाई ओरिजिन वाला पॉइंट है। अब आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो डेल एफ ओवर डेल एक्स है उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस का एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देखो जब आपका h 0 पर टेंड कर रहा है इसका मतलब है h इज नॉट इक्वल टू 0। तो f ऑफ h 0 इवेल्युएट करने के लिए मैं ये वाली डेफिनेशन लगाऊंगा। तो इस वाली डेफिनेशन से आप इजीली देख सकते हो कि क्या हो जाएगा? लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ h 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? h मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ पर फिर कुछ भी आए, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर आएगा एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि ये पूरा एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया तो h इंटू 0 इंटू 1, तो ये आपका 0 बन जाएगा। तो यानी कि आप देख सकते हो आपका जो f ऑफ h 0 है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 0 0 तो 0 है ही अपॉन h। तो यहाँ से आप देख सकते हो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 0 अपॉन h। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखो कि आपका जो न्यूमरेटर है ना वो एग्जैक्टली 0 है। h इज टेंडिंग टू 0 का मतलब है h इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो आपने मतलब पढ़ा हुआ है, ये काफी बेसिक है। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूमरेटर में एग्जैक्टली 0 है इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया, तो इसकी जो हमारी वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। तो हमारा जो डेल एफ ओवर डेल एक्स है ओरिजिन पर वो 0 आ जाएगा। तो हमारा ओरिजिन पर डेल एफ ओवर डेल एक्स एग्जिस्ट करता है। अब हम लिमिट की डेफिनेशन लगाकर डेल एफ ओवर डेल वाई भी निकाल सकते हैं ओरिजिन पर, वो भी हमारा काफी इजीली निकल जाएगा। तो जब आप डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालोगे ओरिजिन के ऊपर तो आप उसको कैसे लिख सकते हो फ्रेंड्स? लिमिट k इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 के माइनस का f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय k, सिंपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिट k इज टेंडिंग टू 0, k इज टेंडिंग टू 0 का मतलब है k इज नॉट इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 k जब आप इसकी वैल्यू एवेल्युएट करोगे तो आप कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे फंक्शन की? एक्स वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस वाली डेफिनेशन से जब आप f ऑफ 0 के निकालोगे तो देखो x को 0 रखो y को k रखो, सिंपल। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 0 माइनस के स्क्वायर अपॉन 0 प्लस के स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 0 तो आपका 0 है ही, सिंपल, डिवाइडेड बाय k। अब ये 0 इंटू के इंटू दिस थिंग ये आपका क्या होगा? देखो 0 इंटू के, अब माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1, तो 0 सॉरी माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस 1, तो 0 इंटू के इंटू माइनस 1 यानी कि आपका ये 0 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपका जो न्यूमरेटर है वो एग्जैक्टली 0 बन गया।
तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि लिमिट k इज टेंडिंग टू 0 0 अपॉन k, तो यानी कि आपका जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा लिमिट का। क्यों आ जाएगा 0? क्योंकि न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट k इज टेंडिंग टू 0 0 यानी कि 0। तो आपका जो डेल एफ ओवर डेल एक्स है वो भी एग्जिस्ट करता है ओरिजिन पर, और डेल एफ ओवर डेल वाई भी आपका एग्जिस्ट करता है ओरिजिन पर, और दोनों आपके एग्जैक्टली 0 के इक्वल हैं। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है एफ इज डिफरेंशिएबल, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं हमारे फंक्शन की कि क्या हमारा जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, अगर आपको पॉइंट ए बी पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप कैसे करते हो? आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, इसका जो वैल्यू है उसको लिखते हो a टाइम्स एच प्लस बी टाइम्स के प्लस एच टाइम्स फाई प्लस के टाइम्स जाई के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर आपका जो जाई और फाई है फ्रेंड्स ये 0 पर टेंड करते हैं एज एच के टेंड्स टू 0 0। ठीक है, और यहाँ पर आपका a जो है वो होता है आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स एट पॉइंट ए कॉमा बी, और आपका जो b है फ्रेंड्स वो होता है आपका डेल एफ ओवर डेल वाई एट पॉइंट ए कॉमा बी। सिंपल। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई पॉइंट ए बी पर डिफरेंशिएबल है तो ये जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये आपका एक्सप्रेशन शुड होल्ड ट्रू, ये आपका ट्रू होना चाहिए व्हेन एच के टेंड्स टू 0 0। जब आप एच के को 0 0 पर टेंड करवाओ तो आपका ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये ट्रू होना चाहिए। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है a कॉमा बी वो क्या है हमारा 0 0, तो ओरिजिन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 जो है वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए? ए एच प्लस बी के प्लस एच फाइव प्लस के जाई। ठीक है, ये हमारा ट्रू होना चाहिए जब हम एच के को 0 0 पर टेंड करवाएं। तो अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ 0 0 आपका 0 लिखा हुआ है तो इसको हटा दो। अब आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स ओरिजिन पर क्या है 0, तो a का वैल्यू क्या है 0, क्योंकि a हमारा है एफ एक्स एट 0 0 वो हमने निकाला था वो 0 के इक्वल था। आपका ये वाला क्वांटिटी भी 0 हो जाएगा क्योंकि b का वैल्यू 0 है, b मतलब एफ वाई एट 0 0 वो हमने निकाला था वो 0 के इक्वल था। तो अल्टीमेटली हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या रिड्यूस हो गया एफ ऑफ एच के इक्वल्स टू एच फाइव प्लस के जाई। अब यहाँ पर एक चीज देखो फ्रेंड्स कि ये जो एच के है ना ये एच के हम अल्टीमेटली एच के को 0 0 पर टेंड करवाएंगे, तो जो एच के है मेरा वो 0 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारा जो एफ ऑफ एच के है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एच के टाइम्स एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्योंकि मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई किस तरीके से डिफाइंड था? एक्स वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब था? जब आपका एक्स वाई जो है वो 0 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एफ ऑफ एच के मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि एफ ऑफ एच के किसके इक्वल हो जाएगा? एच फाइव प्लस के जाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि अगर हमें देखना है कि h के टेंस टू 0 0 पर ये वाली जो क्वांटिटी है ये होल्ड होती है या फिर नहीं होती, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे h को r cos थीटा रखते हैं और k को r sin थीटा रखते हैं। ठीक है, तो आपके जो भी एक्सप्रेशंस हैं h और k को इस तरीके से रिप्लेस करने के बाद वो डिफाइंड होने चाहिए तभी हम ये यूज करेंगे। तो h टाइम्स k क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा सिंपल, और एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉमन लो आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि एच के टेंडिंग टू 0 0 का मतलब है कि आर इज टेंडिंग टू 0, तो मतलब आर नॉट इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय फाइव
प्लस का आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय जाई, सिंपल। अब आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू आर कॉस थीटा फाई प्लस साइन थीटा जाई, सिंपल। अब देखो आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल कर दो तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा आर कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू फाई टाइम्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टाइम्स जाई। अब ये जो एक्सप्रेशन है मेरा ये होल्ड करना चाहिए व्हेन एच के टेंडिंग टू 0 0। तो एच के टेंडिंग टू 0 0 का क्या मतलब है फ्रेंड्स, फॉर एनी थीटा आर टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कब ट्रू होना चाहिए, जब आप थीटा कुछ भी रखो और आप आर 0 पर टेंड करवाओ तो आपके एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब मैं इस वाले एक्सप्रेशन को ए नाम दे देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन ए जब आप r को 0 पर टेंड करवाओगे व्हेन r इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपका जो LHS है, LHS आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोसाइन थीटा साइन थीटा ये तो फिक्स क्वांटिटी होगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई में r है तो ये 0 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं RHS। तो RHS जो है वो है मेरा cos थीटा फाई प्लस साइन थीटा जाई। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जब आपका h के 0 0 पर टेंड करता है तो ये इम्प्लाई करेगा कि आपका जो फाई और जाई है वो 0 पर टेंड करेंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जब r टेंडिंग टू 0 होगा तब भी आपका जो फाई और जाई है वो भी 0 पर टेंड करेगा, क्योंकि r टेंडिंग टू 0 लिखो चाहे h के टेंडिंग टू ओरिजिन लिखो ये एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि व्हेन r टेंड्स टू 0 आपका जो RHS है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो मेरी इक्वेशन नंबर ए है ये होल्ड कर रही है। जब किसी भी थीटा के लिए आप r को 0 पर टेंड करवाओगे तो ये ट्रू हो रहा है। तो यानी कि हमारा जो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो f ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। फ्रेंड्स जैसे सपोज करो आपको थीटा की दो वैल्यू ऐसी मिलती कि जब आप r को 0 पर टेंड करवा रहे हो तब आपका जो LHS और RHS है वो इक्वल नहीं हो रहा। दो क्या आपको थीटा की कोई एक भी वैल्यू ऐसी मिल जाती कि जब आप r को 0 पर टेंड करवाओ तो LHS और RHS इक्वेशन ए का इक्वल नहीं होता, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। बट यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो होल्ड कर रही थी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसमें बोल रहा है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो आपके इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको f ऑफ एक्स वाई इस तरीके से डिफाइन किया गया है, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन वाई और इस पूरे का होल स्क्वायर जब आपका y का वैल्यू नॉन जीरो है, f ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 जब y का वैल्यू 0 है। आपको बोला गया है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 0 एग्जिस्ट करता है अलोंग द डायरेक्शन cos अल्फा i कैप प्लस sin अल्फा j कैप। साइन अल्फा आपका नॉन जीरो है तब आप कॉट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। तो यहाँ पर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बेसिक लिमिट वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। सपोज करो फ्रेंड्स आपका एक फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, ये आपका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव of f at ab in the direction of u वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है फ्रेंड्स वो कुछ इस तरीके से होता है, देखो इसको मैं लिखता हूं लिमिट h is tending to 0 f of a प्लस h u1 b प्लस h u2। अब आप पूछोगे सर ये u1 और u2 क्या है, तो आप u कैप डिफाइन करो। u कैप आपका होगा u1 i कैप प्लस u2 j कैप, ठीक है। u कैप कैसे एवेल्युएट करोगे, u कैप इक्वल्स टू u वेक्टर अपॉन मॉड u, सिंपल। तो वहां पर जो i कैप वाला कंपोनेंट है उसको मैंने ऐसे लिखा है और जो
जे कैप वाला कंपोनेंट है उसको ऐसे लिखा है, माइनस का एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय एच। तो सिमिलरली आप इस डेफिनेशन को 3 वेरिएबल में भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, बस वहां पर एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्लासिकल डेफिनेशन होता है। अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल होता है तो यही सेम चीज किस तरीके से हो जाती है, ग्रेडियंट ऑफ एफ का डॉट प्रोडक्ट यू कैप के साथ, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल। अगर आपका f डिफरेंशिएबल है तब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बट अगर आपका f डिफरेंशिएबल नहीं है तब आपको लिमिट वाली डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। तो हमारा जो क्वेश्चन गिवन है फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बस आप लिमिट वाली डेफिनेशन डायरेक्ट यूज करो, आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन तो हर जगह वैलिड है ना, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या फिर नहीं हो। तो हमारा जो क्वेश्चन है वहां पर हमें u वेक्टर दिया हुआ है, जिस डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वो हमें दिया हुआ था फ्रेंड्स, cos अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप, ठीक है। तो आपको u वेक्टर गिवन था cos अल्फा आई कैप प्लस का साइन अल्फा जे कैप। अब आप जब u कैप निकालोगे फ्रेंड्स तो आपका वो u वेक्टर के इक्वल ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो मॉडुलस ऑफ u वेक्टर है वो अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि आपका अंडर रूट 1 के इक्वल है, जो कि आपका 1 के इक्वल है, सिंपल। तो u कैप आपका u वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो पॉइंट ए बी है वो हमारा क्या है, ओरिजिन, क्योंकि हमें ओरिजिन पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकलवा रहा है। तो जो मेरा यू कैप है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। ये मैंने आई कैप वाला कंपोनेंट लिखा है, ये जे कैप वाला कंपोनेंट लिखा है, ठीक है। यू वेक्टर में आप यहाँ पर कॉस अल्फा आई कैप लिख दो, सिंपल। अब ये वाली वैल्यू क्या है मेरी u1, ये वाली वैल्यू क्या है मेरी u2, क्योंकि आई कैप वाला कंपोनेंट कॉस अल्फा है और जे कैप वाला साइन अल्फा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f किसके इक्वल होगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ, आप ये वाली डेफिनेशन देखते जाओ साथ साथ, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताई थी, f ऑफ a का वैल्यू क्या है 0, ठीक है, प्लस h u1 का वैल्यू क्या है कोसाइन अल्फा, b प्लस एच यू टू, यानी 0 प्लस एच साइन अल्फा माइनस का f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय h, सिंपल। अब आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ h cos अल्फा h sin अल्फा माइनस का, अब देखो आपका जो फंक्शन डिफाइन था फ्रेंड्स वो कुछ इस तरीके से था, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, अगर आपका y जो है वो नॉन जीरो है, फंक्शन का वैल्यू जीरो था अगर आपका y जीरो के इक्वल है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरा f ऑफ 0 0 तो 0 के इक्वल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो h है ही। अब आप देख सकते हो h इज टेंडिंग टू 0 मतलब h इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको एवेल्युएट करने के लिए मैं फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन यूज करूंगा। तो मेरा अब आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 1 प्लस, अब x की जगह क्या रखो h cos अल्फा, y की जगह क्या रखो h sin अल्फा, सिंपल, इस पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस 0 करोगे तो वो तो यही आ जाएगा डिवाइडेड बाय h। अब आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स कि h से h कैंसिल हो गया, तो यहाँ से लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये वाली लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और ये वाली लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी अब लिमिट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, जब आपका जो न्यूमरेटर है वो एग्जैक्टली जीरो हो जाए, 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए। फ्रेंड्स जैसे ही ये नॉन जीरो होगा वैसे ही आपका ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि नॉन जीरो अपॉन जो आपका अगर ये वाला क्वांटिटी जीरो पर जा रहा है तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका लिमिट का एग्जिस्ट करने का एक ही तरीका है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो एग्जैक्टली जीरो हो जाए, तो वो एग्जैक्टली जीरो कब होगा, जब 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर जीरो होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 1 प्लस कॉट अल्फा जो है मेरा वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर तभी जीरो होता है जब वो क्वांटिटी खुद जीरो हो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो कॉट अल्फा है उसका वैल्यू कितना होगा, -1। तो हमसे जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपका जो कॉट अल्फा का वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ओरिजिन पर एग्जिस्ट करता है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -1। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में f आपको एक 3 वेरिएबल फंक्शन डिफाइन किया गया है sin x प्लस 2 इंटू ई की पावर y अपॉन 2 प्लस जेड स्क्वायर। आपको मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताना है f का एट पॉइंट पाई बाई 401। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। सबसे पहले तो आप ये देखो, तो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो होती है हमारी, वो होती है ग्रेडियंट ऑफ एफ की डायरेक्शन में। तो एक चीज तो हमारी क्लियर हुई कि डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है वो ग्रेडियंट ऑफ एफ के इक्वल होगी। अब उसके बाद जो हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है वो हम कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज का मतलब है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट ए बी सी। ठीक है, जैसे आपको किसी भी पॉइंट ए बी सी पर निकालना है तो वो आपका इक्वल होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए बी सी इन द डायरेक्शन ऑफ gradient of f vector। सिंपल, इन द डायरेक्शन ऑफ gradient of f vector। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f वेक्टर, ये आप कैसे लिखोगे। तो इसको हम लिखते हैं फ्रेंड्स, इसको लिखने से पहले मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f at ABC in the direction of u vector, in the direction of u vector। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं फ्रेंड्स हम ग्रेडियंट ऑफ f का डॉट प्रोडक्ट u कैप के साथ, और जो ग्रेडियंट ऑफ f है उसको ABC पॉइंट पर एवेल्युएट करते हैं। और ये डेफिनेशन हम तब यूज करते हैं जब हमारा फंक्शन f क्या हो, डिफरेंशिएबल। तो हमारा जो क्वेश्चन में फंक्शन f है वो हमें क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस 2 ई की पावर वाई अपॉन 2 प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल और पोलिनोमियल फंक्शन का सम है। तो ये तो हमारा डिफरेंशिएबल होगा ही, तो हम बोल सकते हैं कि हम इस वाली डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है कि आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो बस हमें यू वेक्टर की जगह क्या रखना है, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ए बी सी मल्टीप्लाई बाय यू कैप की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ का कैप। बस आपको इन दोनों वेक्टर्स का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। ये आपको क्या देगा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट ए बी सी। ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट ए बी सी, ये आपका इसके इक्वल होगा। अब यहाँ से आप एक और चीज नोट करो फ्रेंड्स कि जैसे सपोज करो आप ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ करते हो तो आपको क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस ऑफ ए कैप मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए कैप। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए कैप तो वो 0 होगा, तो cos 0 क्या होता है 1। तो मॉड्यूलस ऑफ a मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस ऑफ a कैप क्या होगा 1, क्योंकि a कैप तो यूनिट वेक्टर होता है। तो किसी भी वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट उसके यूनिट वेक्टर से करोगे, यानी a वेक्टर डॉट a कैप करोगे, तो आपको वो मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर। इसी तरीके से हमारा जब ग्रेडियंट ऑफ f का डॉट प्रोडक्ट जब आप ग्रेडियंट ऑफ f के कैप के साथ करोगे तो आपको मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ f का मॉड्यूलस किस पॉइंट पर, एट पॉइंट ए बी सी। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है फ्रेंड्स f, वो हमारा क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस 2 ई की पावर y अपॉन 2 प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ f आपका क्या हो जाएगा, पहले इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ f आपका ये होता है डेल f ओवर डेल x, डेल f ओवर डेल y, डेल f ओवर डेल z। ठीक है, ये i कैप वाला कंपोनेंट, ये j कैप वाला कंपोनेंट और ये k कैप वाला कंपोनेंट। तो डेल f ओवर डेल x क्या हो जाएगा यहाँ से कोसाइन x। ठीक है,
क्योंकि ये तो y और z के फंक्शन है, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो डेल f ओवर डेल y है वो क्या हो जाएगा, देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e की पावर समथिंग, अब समथिंग का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखो तो हाफ, ठीक है, और डेल f ओवर डेल z क्या हो जाएगा 2z। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो ग्रेडियंट ऑफ f है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोसाइन x आई कैप और जे कैप वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका e की पावर y अपॉन 2 और k कैप वाला कंपोनेंट हो जाएगा 2z, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 1 हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर देखो कि आपको ग्रेडियंट ऑफ f किस पॉइंट पर एवेल्युएट करना था, π/4 0 1, क्योंकि हमसे इसी पॉइंट पर तो पूछा गया था कि आप मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताओ। तो x को π/4 रखा तो कोसाइन π/4, और यहाँ से मिला आपको e की पावर 0, जब y को 0 रखा, z को 1 रखा तो ये आपको 2 मिल गया, सिंपल। तो यहाँ से आपका जो ग्रेडियंट ऑफ f है वो किसके इक्वल आ गया, 1/√2 1 2, ठीक है। तो 1/√2 ये i कैप वाला कंपोनेंट, ये j कैप वाला कंपोनेंट, ये k कैप वाला कंपोनेंट। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपका जो मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f है वो किसके इक्वल होगा, √1 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये हो जाएगा आपका √1/2 प्लस 1 प्लस 4। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये आपका इक्वल होगा √1/2 प्लस 5। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे ही आप 2 LCM में लोगे 1 प्लस 10 यानी कि √11/2, यानी कि ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, √5.5। तो तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में ग्रेडियंट ऑफ एफ का जो मॉडुलस है वो √5.5 के इक्वल हो जाएगा। तो √5.5 मतलब आपका 2.3450, और हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि अप टू 3 डेसिमल हमें एवेल्युएट करनी थी वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि आप इसको 2.345 लिख सकते हो। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2.345।